नमस्कार सभी को। पीए ट्रेडर के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक सेक्टर की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च करा था 2 साल पहले, और इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट काफ़ी टाइम से भी है। और अब हम इसका एक रिव्यू कर रहे थे, तो सोचा वो रिव्यू आपके साथ शेयर करें, या आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सेक्टर है, इसमें हम 2 पार्ट में सीरीज़ लेके आएंगे। एक जो हम अभी बात कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली पम्प्स के बारे में है, और उसमें भी हम शक्ति पंप का रिव्यू करेंगे। दूसरा जो पार्ट होगा वो पाइप्स के बारे में होगा, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि ये जो स्कीम है ये है जल जीवन मिशन, ठीक है। इसके नाम में ही है जल। तो पानी का ये जो मिशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है, इसका एम क्या है? अगर आप इसके लाइन पे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है हर घर जल, ठीक है। हर घर जल गवर्नमेंट को पहुंचाना है, और उसके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होगी? एक ये वाली चीज़ है कि गवर्नमेंट अगर हर घर जल प्रोवाइड करना चाहती है तो उसको कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर अपने घर में कभी भी अगर आप सोचें गाँव के बारे में स्पेशली, क्योंकि इसमें मेजर अगर आप पढ़ेंगे तो रूरल एरियाज़ की बात करी गई है, ठीक है। अगर रूरल एरियाज़ की बात करी गई है और अगर आपने कभी गांव में विज़िट करा होगा तो आपको उनका डिस्टेंस पता होगा कि एक गांव का अगर आप उसे हैमलेट बोले, ताड़ी बोलें, या फिर जो भी स्मॉल यूनिट होता है गांव का, वहाँ से एक गांव से दूसरा गांव, या फिर वो एक हैमलेट से दूसरा हैमलेट जो होता है वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। और गवर्नमेंट क्या कह रही है यहाँ पर कि जो वो प्रोवाइड करेगी इंडिविजुअल हाउस टाइप कनेक्शंस। तो इसका मतलब क्या है कि गांव में अगर वो वाटर रिजर्वायर बनाती है कहीं पे भी, तो उसको छोटे छोटे अगर गांव हैं, मतलब ये अगर ये वाली जो स्कीम लॉन्च कर मतलब है के अंडर जो है, माफ़ी चल हम कह रहे थे, जो इस स्कीम के अंदर है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कह रही है ये आपका पानी का रिजर्वायर बना, छोटे छोटे गांव बने, और वहाँ पर ये पाइप का कनेक्शन पहुँचाएगी। तो इस पाइप के कनेक्शन में ऐसा क्या है, इसमें ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपको एक चीज़ पता है कि अगर हमें पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, और आपको हमेशा, मैं थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूँ इस वाली चीज़ के लिए, कि एक होता है कि ढलान होती है तो पानी अपने आप बह के चले जाता है, ठीक है। पर कभी कभार आपका एरिया जो होता है वो ऐसा होता है कि आपको ढलान नहीं मिल पाती। तो अगर आपका रिजर्वायर थोड़ा भी नीचे और गांव ऊपर है, ठीक है, ये गांव की आबादी, तो आप पानी ऊपर कैसे पहुंचाओगे? तो यहाँ पे काम आते हैं पंप, और ये वाली जो कनेक्टिविटी है इसके लिए आते हैं पाइप्स। तो इसीलिए ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है ये पम्प्स एंड पाइप है, जिसको हम पम्प्स एंड पाइप इन्वेस्टमेंट थीम बोल रहे हैं। इसमें क्या है बेसिकली कि अगर हर गांव में हर घर में हमें पानी पहुंचाना है तो हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, वो होगी पाइप्स एंड पंप्स की, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया पाइप्स एंड पंप यूज़ होगा। तो इसमें ऐसा कौन सा पाइप एंड पंप यूज़ होगा जो गवर्नमेंट कर सकती है, और क्या कितना परसेंट इसमें स्कोप है, ठीक है। तो कभी भी आप इन्वेस्टमेंट में देखें तो उसमें ये देखिए उसमें सेचुरेशन कितना है और उसमें कितना स्कोप है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 48% ही लोगों के पास पाइप कनेक्शन है गांव के अंदर, टैप कनेक्शन, तो आप ये समझ सकते हैं कि 52% इसका मतलब घरों में, या अगर मैं 50% भी मानूँ, अब तक ये स्कीम से दूर रह चुके हैं, पहली चीज़।
दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ये कह रही है कि टैप कनेक्शन उन्होंने प्रोवाइड करा है, बट क्या वो पंप यूज़ कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर? तो इसका मतलब यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर हम उसको भी हटा दें और कॉन्सेंट्रेट करें, चलो 50% मार्केट में अभी भी पाइप पानी की ज़रूरत है घरों के अंदर, तो ये हमारा हो गया टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अभी पंप एंड पाइप्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें एक और है इम्पॉर्टेंट, जो थोड़ा भी जानते हैं गांव का एरिया को, वो ये है कि अगर आप ड्रिंकिंग वाटर के लिए तो पानी ले रहे हो, पर इम्पोर्टेंट क्या होता है गांव के लिए? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर एरियाज में बहुत इम्पोर्टेंट होता है इरिगेशन। ये इरिगेशन के लिए इनको चाहिए होता है वाटर। तो गवर्नमेंट अगर इसके साथ, जैसे इसकी अगर आप गाइडलाइन पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है इन्होंने सोर्स सस्टेनेबिलिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो सोर्स सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी जहाँ पे वो पानी का कंजर्व कर सके, ताकि हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसमें इंक्रीज़ आए। तो ग्राउंड वाटर में इंक्रीज़ आएगा तो लोग कहीं ना कहीं पंप लगाकर वहाँ से पानी भी लेंगे, क्योंकि अगर वो नॉट ओनली कि वो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गांव में अगर आप देखेंगे स्पेशली ड्रॉट रीजन्स में आप चले जाओगे तो स्पेशली आप महाराष्ट्र या मैंने जितना भी एरिया वहाँ पे देखा है, वो क्या करते हैं, स्मॉल पॉन्ड सा बनाएंगे, उसमें पंप लगा देंगे और पंप से फिर पानी एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं पंप यूज़ हो रहा है। तो पंप कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है रूरल एरियाज़ के लिए। तो ये पूरा जो है, हम ये समझ के चल रहे हैं कि एक ऐसा कंजम्पशन है जो फार्मर्स या रूरल पॉपुलेशन यूज़ करने वाली है आने वाले कुछ सालों में, और स्पेशली अगर हम इनका टारगेट लेके चले तो 2024 तक। ठीक है, तो ये थीम में अब हम इन डेप्थ देखेंगे कि शक्ति पंप का क्या रोल हो सकता है और क्या कोई और पीयर कॉम्पिटिटर है या नहीं है। तो इसमें हमारे दो फेवरेट है पंप थीम में, जिसमें हम आज फर्स्ट पंप की बात करेंगे, वो है शक्ति पंप, और दूसरा हमारे लिए है रोटो पंप। तो ये दोनों हमारी इन्वेस्टमेंट का कोर है पंप एरिया में। ठीक है, तो अब मैं आपको शक्ति पंप के फाइनेंशियल्स पे लेके जाता हूँ, और ये हमारा जो भी होगा, ये हमारे 3 कोर फैक्टर्स होता है। ठीक है, उसके अंदर भी सब डिवाइडेड कैटेगरीज है, और ये हमारा जो नामदेव अगर बात कर रहे थे, जो हमारा फ्रेमवर्क है, हम इसमें QGLP जो है क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेटिविटी एंड रीजनेबल प्राइसिंग, इसके ऊपर बात करेंगे। प्लस हम स्टैनफोर्ड का जो फ्रेमवर्क होता है 9 पॉइंट, वो यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसको ही अंदर सब डिफाइड होता है। हम क्वालिटी के लिए अपना एश्योरेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लस हम आपको बताएंगे और कहाँ हम यूज़ करते हैं कौन सा। तो ये प्रोसेस हम यूज़ करके इसको कैटेगराइज करेंगे, क्या अभी या शक्ति पंप का क्या रेंज होना चाहिए बाई करने का। तो हम अब शक्ति पंप के फाइनेंशियल्स को इन डेप्थ देखेंगे। तो हम जब QGLP है क्वालिटी में, हम इसको एवरेज टू गुड की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि अगर आप 2018 में इनका देखेंगे तो सेबी ने फाइन इम्पोज करा था, जिसकी वजह से इनका प्राइस भी गिरा था। तो थोड़ी सी स्टडी की वजह से हम इसको थोड़ा एवरेज मार्क्स देंगे, क्योंकि पिछले उसकी वजह से, वरना कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है क्वालिटी पैरामीटर्स में। अब हम बाकी का GL पे ध्यान देंगे, ग्रोथ एंड लॉन्जेविटी। तो हमारे जो भी पैरामीटर्स होते हैं उसमें अगर आप देखेंगे, स्टॉक जो है वो इंडस्ट्री के PE से कम है,
ROC जो है वो 20 से ज़्यादा है, ROE 20 से ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद प्लेज कुछ भी नहीं है शेयर्स, डेप्ट कम है इसके इक्विटी के मुकाबले, प्राइस टू बुक वैल्यू हल्का ज़्यादा है मेरे हिसाब से, बट इट्स फाइन। सबसे इम्पोर्टेंट जो है पैग रेशियो इसका बहुत अच्छा है, 0.6 इज़ अ वेरी गुड पैग रेशियो। डिविडेंड यील्ड जो है 1.49 है, 1% से अच्छा कुछ भी लगता है। अब इसमें और अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक जो है वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ता ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ग्राम नंबर से थोड़ा सा ज़्यादा है बट इट्स फाइन, ठीक है। तो इसमें हम इसको मिक्स अभी हम बोलेंगे, पर ऑन अ हायर साइड ही बोलेंगे रेदर देन ऑन अ नेगेटिव साइड। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कंपनी का सेल्स कैसे गया। तो आप देखेंगे कि 2010 में 124 था, जो कंपनी ने स्टेडली ग्रोथ करी है सेल्स में। डेफिनेटली सेल्स इंक्रीज़ होती है तो एक्सपेंसेस भी आपके इंक्रीज़ जाते हैं। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि बेटर है या ख़राब हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स अगर आप इसको देखेंगे तो ये 18 से घटकर 9 पर आया है, वो भी पिछले 12 महीने। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कहीं ना कहीं स्टेडीली 14 से 16% के रेंज में रहा है, और हमें 2020 को थोड़ा सा अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि 2020 जो था वो कई सेक्टर्स के लिए काफ़ी हार्मफुल था। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 16 से 14% का एक रेंज रहा है। और कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो है वो 11 से बढ़ के 62 करोड़ पे पहुंचा है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर 8 से बढ़ के 33 हुई है। तो कहीं ना कहीं इसने एक अच्छा ग्रोथ दिखाया है कंपनी में। और हम शेयर कैपिटल्स की बात करते हैं तो 6 से कंपनी ने 3 गुना शेयर कैपिटल करा है, जो कि एक बैड साइड शो करता है। कंपनी के रिजर्व्स बढ़े हैं, कंपनी की बोरिंग पर उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। टोटल लाइबिलिटी बढ़ी है कंपनी की, पर उसके हिसाब से एसेट्स भी इक्वली रहते हैं हमेशा, लाइबिलिटी और ये एसेट्स का ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। कंपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पर मतलब इन अ गुड वे हम ये देखेंगे कि कंपनी का जो इन्वेंट्री डेज है वो लगभग अगर आप शुरू में देखेंगे कंपनी का माल 1 साल तक वेयर हाउस में पड़ा रहता था, जो अभी 2 महीने पे आ गया है। तो ये बहुत अच्छी एक साइन होता है। इसका कैश कन्वर्जन साइकिल अगर आप देखेंगे 261 से घटकर 75 पे आ गया है, विच इज़ अगेन वेरी गुड। वर्किंग कैपिटल डेज 226 से 86 आ गया। तो ये आपको एक टर्न अराउंड स्टोरी दे रहा है कि कंपनी के पास जो भी पैसा आ रहा है वो क्या कर रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो उसका रेवेन्यू कमा रही है। तो कंपनी में ग्रोथ शो हो रहा है, लॉन्जिटिविटी शो हो रही है, ठीक है। अगर हम इसको अपने 9 पॉइंट फ्रेम में रखेंगे तो हम इसको कैसे रखेंगे, ठीक है। अभी हम उस पे हम इसको स्कोरिंग बताते हैं। तो हमने इसको क्वालिटी में एवरेज दिया है, एवरेज टू गुड। जी और एल की कैटेगरी में इसको 7 मार्क्स मिले हैं, विच इज़ अगेन गुड। अब हम देखेंगे प्राइसिंग के ऊपर। तो प्राइसिंग के लिए हम ये देख रहे हैं कि जो शक्ति पंप है उसने एक हाई लगाया और हाई के बाद ये धीरे धीरे गिर रहा है, और ये 0.618
टच करके आया है, ठीक है। ये जिसको पता होगा ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न जैसा बहुत हाई है, बट अगर इम्पोर्टेंट क्या है कि स्ट्रेंथ जो आ रही है इसके अंदर, ये एक बेस बनाया है इसने, और यहाँ से इन्वेस्ट करना इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आपको बहुत सही रेट पे मिल रहा है। माना यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंसेस हैं, सब है, बट इट विल बी गुड कि अगर आप यहाँ पर एक ब्रेकआउट जैसा सॉर्ट ऑफ लेंगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा बैठेगा, और शक्ति पंप आपको एक डेफिनेटली गुड रिटर्न देने के उस पे है। और अगर हम ये भी मान के चले वेव थ्योरी के हिसाब से कि क्या रहेगा, तो ये शेयर आपको इजीली 1200-1300 के रेंज पे कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सेक्टर अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और हमें पता ही है कि सेक्टर कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करेगा, जस्ट बिकॉज ये सोलर पंपिंग में है। तो अगर हर घर जल में भी इसको इतना फ़ायदा नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल ग्रोथ में इसको बेनिफिट होगा। तो इसीलिए हम शक्ति पंप के लिए ये है कि अगर आप अभी भी बाई करेंगे तो ये अपसाइड जाने के उस पॉसिबिलिटी रहेगी। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट हम रख सकते हैं, पर ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा शक्ति पंप में। इसमें अपना थोड़ा मनी मैनेजमेंट और सब करके रखिएगा। प्रोबेबली हमने करा थोड़ा सा हाई है, हम एग्रेसिव थे शक्ति पंप के लिए अभी भी, और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है इट इज़ अराउंड 10% हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट का, विच इज़ स्लाइटली हायर, ठीक है। हमारे पास सिर्फ कुछ ही कंपनी है जिसमें हमने ओवर कंसंट्रेशन करा है, बिकॉज वी फील कि शक्ति पंप विल डू गुड। और हम फिर नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हम देखते हैं कि रोटो पंप कैसे परफॉर्म करेगा। रोटो पंप ऑलरेडी गेव अस 100% का रिटर्न, एक्चुअली 105% का रिटर्न। तो अब हम देखेंगे उसने कैसे करा है, अब लेना फिजिबल है या नहीं है। शक्ति पंप इट्स एट अ गुड प्लेस, बाय कर सकते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत कम है। तो ये जो पूरी वीडियो थी ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कांटेक्ट करें। अगर आपको डीमेट अकाउंट खोलना है और मोतीलाल में खोलना है, तो मैं एक फ़ायदा बता देता हूँ। आप जब जाएंगे मोतीलाल में तो आपको ये पेज दिखेगा जहाँ आप क्वालिटी, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल ट्रेंड्स ये सब देख सकते हैं, चार्ट्स देख सकते हैं। और आपको ब्रोकरेज पे अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारे जो लिंक है उससे बनाएंगे तो हम आपका ब्रोकरेज रिड्यूस करवा देंगे, तो डेट विल बी अ गुड ऑप्शन। तो वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के पास आ जाएगा, और फुल टाइम सर्विस बुक करके अपने खुद के पर्क्स होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन और बाकी डिटेल्स बताते रहते हैं। और यहाँ पे भी आपको की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स ये सब पता चल जाएगा, ठीक है। सेल्स, एबिटा, कंपनी के लिए क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं। तो आप अगर मोतीलाल में अकाउंट खुलवाना चाहते खुलवा सकते हैं, उससे आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पे ये हम एडवांस में बता देते हैं कि हम क्या ले रहे क्या नहीं। तो वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।